नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल बाल टू बेंच एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 3 पर कुछ चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया करके सबसे पहले अपने अपने बेयर एक्ट को खोलकर अपने सामने रख लें और उसमें अध्याय 3 निकाल लें। दोस्तों, चकबंदी अधिनियम का यह अध्याय 3 चकबंदी योजना तैयार किए जाने से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। इसमें धारा 13 से लेकर धारा 23 तक में उन प्रावधानों का वर्णन है। हालांकि धारा 13 से लेकर धारा 18 तक ओमिटेड किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर प्री एग्ज़ाम में आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 3 में प्रावधानों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? आप अपने मन में उत्तर सोच के रखिए। इसका उत्तर होगा धारा 13 से लेकर धारा 23 तक। धारा 19 से धारा 23 नहीं होगा। उत्तर होगा धारा 13 से लेकर धारा 23 तक, क्योंकि भले ही वह धाराएं ओमिटेड हैं, लेकिन वह धाराएं धारा 13 से लेकर धारा 18 तक भी इसी अध्याय में है। ठीक है, अब हम आते हैं धारा 19 पर। धारा 19 चकबंदी योजना द्वारा शर्तों के पूरा किए जाने का प्रावधान करती है। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अ कंसोलिडेशन स्कीम। धारा 19 कह रही है कि चकबंदी योजना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी। कौन कौन सी शर्तों को पूरा करेगी? पहली है, इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिए गए अंशदानों के कारण की गई कटौतियां अगर कोई हैं तो उनके अधीन रहते हुए खातेदार जो अधिकार तथा दायित्व जैसे कि धारा 10 के अधीन तैयार किए गए वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित हो, उसे खातेदार को प्रदिष्ट भूमियों में सुरक्षित रहे। तो यह खंड का समझ में आया आपको कि इसमें क्या कह रहे हैं? देखिए, यह धारा 19 में आप यह पढ़ रहे हैं कि चकबंदी योजना किन किन शर्तों को पूरा करेगी। पहले तो आप ये समझिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप धारा 19 में पढ़ रहे हैं कि चकबंदी योजना किन किन शर्तों को पूरा करेगी। ठीक, अब इसमें पहली शर्त खंड का में बताई गई है कि चकबंदी योजना इस शर्त को पूरा करेगी। अब खंड का में क्या बात बताई गई है, अगर मैं उसको सरल तरीके से समझा सकूं तो धारा 19 की उपधारा 1 का खंड का यह बात कह रहा है कि इस चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अगर कोई भूमिदान या अंशदान किया गया है, यानी कि इस चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अगर कोई भूमिदान किया गया है या अंशदान किया गया है और उसके कारण कोई कटौती उसमें की गई है। अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान भूमिदान करना चाहता है तो वो भूमिदान कर सकता है और उसके आधार पर कटौती कर ली जाती है कि इस खेत में से इतना हिस्सा कम हो गया। तो धारा 19 की उपधारा 1 का खंड का ये बात कह रहा है कि इस चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अगर कोई भूमिदान या अंशदान किया गया है और उसके कारण कोई कटौती उसमें की गई है, तो उस कटौती के अधीन रहते हुए हर किसान या खातेदार के अधिकार और दायित्व जो कि धारा 10 के अंतर्गत तैयार किए गए वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित हों, तो उन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों को उस खातेदार किसान को जो भूमि प्रतिष्ठित की गई है या जो भूमि प्रदान की गई है उसमें भी वह अधिकार और दायित्व सुरक्षित रहे। ठीक, अब आते हैं खंड खा पर। खंड खा ये कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिए गए अंशदानों के कारण
की गई कटौतियां यदि कोई हो, उसके अधीन रहते हुए खातेदार को प्रदिष्ट घाटों का मूल्यांकन उसके द्वारा मूलतः धृत घाटों के मूल्यांकन के बराबर हो। तो दोस्तों ये बात समझ में आई आपको? इस खंड खा में ये बात कह रहे हैं कि किसी किसान को जो प्लॉट दिए जाएंगे, भाई जैसे चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, तो चकबंदी में क्या है कि उसकी जो जोतें विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई हैं, उसके बजाय उसे एक चक ऐसी दे दी जाएगी जो संहत हो। तो किसी किसान को जो प्लॉट दिए जाएंगे वह उसी वैल्यू के होंगे जिस वैल्यूशन के प्लॉट वह मूल रूप से धारण करता था। भाई मान लीजिए कोई किसान है, वो महंगे प्लॉट धारण करता था, उसके बदले में उसे सस्ते प्लॉट दे दिए जाएं तो ये तो गलत है ना। तो जिस वैल्यूशन के वो प्लॉट धारित करता था उसी वैल्यूशन के प्लॉट दिए जाएंगे। जगह अलग हो सकती है लेकिन वैल्यूशन वही होना चाहिए। हाँ, उसमें अगर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अंशदान के कारण कोई कटौती की गई है तो उसके अधीन रहेगा। मतलब अगर किसान ने पब्लिक पर्पस के लिए कुछ भूमि का कंट्रीब्यूशन किया है तो उतना मूल्यांकन कटौती के रूप में डिडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उसने तो कंट्रीब्यूट कर दिया ना। अब इसी खा खंड के आगे एक परंतुक भी जोड़ा गया है। इस परंतुक में कह रहे हैं कि प्रतिबंध ये है कि सिवाय उस दशा के जब चकबंदी संचालक ने तदर्थ अनुज्ञा दे दी हो, खातेदार को प्रदिष्ट जोत या जोतों के क्षेत्रफल और उसकी मूल जोत या जोतों के क्षेत्रफल का अंतर 25% से अधिक नहीं होगा। ये परंतु आपको समझ में आया? देखिए, इसमें एक अपवाद बताया गया है कि सिवाय उस दशा के जब चकबंदी संचालक ने परमिशन दे दी हो। मतलब चकबंदी संचालक ने परमिशन दे दी है। कैसी परमिशन? उसके लिए आगे पढ़ते हैं कि एक किसान को जो खेत दिए गए हैं उनका क्षेत्रफल और जो खेत मूल रूप से उसके पास हुआ करते थे उनका क्षेत्रफल, तो इन दोनों प्रकार के खेतों के क्षेत्रफल का अंतर 25% से अधिक नहीं होगा। यानी कि जो किसान, मान लीजिए चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, एक किसान के पास अपना खेत है, तो उसका जो मूल रूप से उसके पास खेत है उसका कुछ क्षेत्रफल होगा, और उसके बाद में जब चकबंदी प्रक्रिया हो जाएगी तो उसको एक अलग खेत अलॉट किया जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल। तो इनका क्षेत्रफल का अंतर जो है वो 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब खातेदार को प्रदिष्ट जोत या जोतों का क्षेत्रफल और उसकी मूल जोत या जोतों के क्षेत्रफल का अंतर 25% से अधिक नहीं होगा। लेकिन अगर चकबंदी संचालक ने इसके लिए अनुज्ञा दे दी हो तो फिर अंतर 25% से अधिक हो भी सकता है। ठीक, अगला खंड गा पढ़ते हैं। इस अधिनियम या तदंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित प्रतिकर निम्नवत दिया जाए। तो इसमें बता रहे हैं कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अवधारित प्रतिकर निम्न प्रकार से दिया जाएगा। पहले में खातेदार को और दूसरे में या तो गांव सभा को या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को। अब पहला वाला पढ़ते हैं, खातेदार को। नंबर 1, उन पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिए जो उसके द्वारा मूलतः धृत थे और जो दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट कर दिए गए हों। मतलब अगर किसी खातेदार की ज़मीन पे, खेत पे या जोत पे पेड़ हैं, कुएं हैं या कोई अन्य समुन्नति है उसके यहाँ, तो वो दूसरे खातेदार के पास पहुंच गए तो इसके लिए उसको कंपनसेशन मिलेगा। दूसरा, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गई भूमि के लिए अगर उसने पब्लिक पर्पस के लिए कोई लैंड कंट्रीब्यूट की है तो उसके लिए भी तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक किसान है, उसमें देखिए यही दो कंडीशन हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है, वो एक खेत जो है उसका स्वामी है। अब चकबंदी प्रक्रिया हुई, उस खेत के बदले उसे दूसरा खेत में दिया गया। जैसे मान लीजिए उसके 2-3 खेत थे छोटे छोटे, उसके बदले उसे एक बड़ा खेत दे दिया गया। लेकिन उसके किसी खेत पे पेड़ भी थे, कुआं भी था, कोई और चीज़ भी थी, तो उसे खेत के बदले खेत तो मिल गया,
लेकिन जो पेड़ों की वैल्यू है, जो कुएं की वैल्यू है, वो उसके बदले भी तो उसे कुछ मिलना चाहिए ना। तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा? ये कंपनसेशन। ऐसे ही अगर मान लीजिए उसने अपनी कुछ ज़मीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दे दी, मान लीजिए उसने खेत का कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत का ऑफिस बनाने के लिए दे दिया, या उसने छोटा सा स्कूल बनाने के लिए या हॉस्पिटल बनाने के लिए दे दिया, तो उस वो जो अपनी भूमि दे रहा है उसके बदले भी तो उसे कुछ मिलना चाहिए, कंपनसेशन। ये बात कह रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे आइए। यथास्थिति गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को विकास के लिए यदि कोई हो जो उसने उस भूमि पर की हो, जो उसकी हो और किसी खातेदार को प्रदिष्ट कर दी गई हो। तो देखिए, यह खंड समझ में आया आपको? यह खंड ये बात कह रहा है कि इस अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत जो प्रतिकर अवधारित किया गया है वह प्रतिकर किसान को निम्नवत दिया जाए। खातेदार को उन पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिए जो उसके द्वारा मूलतः धृत थे और जो दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट कर दिए गए हों, और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गई भूमि के लिए। और यथास्थिति गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को विकास के लिए यदि कोई हो तो उसने उस भूमि पर की हो जो उसकी हो और किसी खातेदार को प्रदिष्ट कर दी गई हो। ठीक है। अब आते हैं अगले खंड घा पर। घा में कह रहे हैं सिद्धांतों के विवरण में दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए। यानी कि जो सिद्धांतों का विवरण बनाया गया है उसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका अनुसरण किया जाए। भाई, अगर सिद्धांतों के विवरण में सिद्धांत दिए जाएं और उनका अनुसरण ही ना किया जाए तो फिर उसका फायदा क्या निकलेगा? ठीक है। अगला कह रहे हैं प्रत्येक खातेदार को यथासंभव उस स्थान पर जहां उसके पास अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग हो संहत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए आप किसान हैं, आपके पास छोटे छोटे 4-5 खेत हैं, उन 4-5 खेतों में एक खेत बड़ा था, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा खेत होगा? जो मेन खेत है आपका। तो इसीलिए ये उपधारा रखी गई है इसमें खंड कि प्रत्येक खातेदार को यथासंभव उस स्थान पर जहां उसके पास अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग है संहत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए, ताकि उसे आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। किंतु प्रतिबंध यह है कि उप संचालक चकबंदी के लिखित अनुमोदन के बिना किसी खातेदार को 3 से अधिक चक प्रदिष्ट नहीं किए जा सकते। यानी कि 3 तक चक प्रदिष्ट कर सकते हैं, 3 से अधिक अगर प्रदिष्ट करने हैं तो उप संचालक चकबंदी की लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, चकबंदी अधिनियम का उद्देश्य ही ये है कि छोटे छोटे चकों की बजाय एक बड़ा खेत इकट्ठा करके उन्हें दे दिया जाए, ताकि उससे होने वाली तरह तरह की असुविधाओं से उसे बचाया जा सके। अब 3 से अधिक चक देने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर मजबूरी में कुछ परिस्थितियों में देना पड़ता है तो फिर उप संचालक चकबंदी की लिखित में परमिशन ली जाएगी। प्रतिबंध यह भी है कि की गई कोई भी चकबंदी केवल इसलिए अवैध न मानी जाएगी कि किसी खातेदार के पास प्रदिष्ट चक 3 से अधिक है। यानी कि अगर किसी किसान के पास 3 से ज़्यादा चक अलॉट हुए तो इसलिए ये नहीं कहा जाएगा कि चकबंदी प्रक्रिया अवैध हो गई। ठीक है। अगला पॉइंट है चा। प्रत्येक खातेदार को यथासंभव वह घाटा प्रदिष्ट किया जाए जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन अथवा कोई अन्य समुन्नति विद्यमान हो। यानी कि यथासंभव ये कोशिश की जाए कि वह घाटा उसे दिया जाए, वह प्लॉट उसे दिया जाए जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन हो, और साथ में उसके निकट का कोई ऐसा क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए जिसका मूल्यांकन लगभग उतना ही हो जितना कि वहां पर उसके द्वारा मूलतः धृत घाटों का था। यानी कि जितने उसके खेत की वैल्यू थी उसी वैल्यू का कोई खेत आसपास का उसे दे दिया जाए। ये बात कह रहे हैं। अगला पॉइंट है प्रत्येक खातेदार को यथासंभव समकोण निर्माण कटकों में समकोण निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक प्रदिष्ट किए जाएं। देखिए, प्रत्येक खातेदार को यथासंभव जो कटक हैं समकोण निर्माण कटक, उनमें समकोण निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक प्रदिष्ट किए जाएं। ये बात कह रहे हैं। ठीक है। और आगे कह रहे हैं कोई भी चकबंदी योजना धारा 23 के अधीन उसे अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व धारा 19 का के उपबंधों के अनुसार प्रारंभिक रूप से तैयार की जाएगी। यानी कि जो धारा 23 में जो चकबंदी योजना का अंतिम रूप दे दिया जाता है, उसकी पुष्टि कर दी जाती है, तो धारा 19 का के उपबंधों के अनुसार वो प्रारंभिक रूप से तैयार की जाएगी। पहले आप धारा 19 का देखेंगे, उसका भी टाइटल यही है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। तो धारा 19 का के उपबंधों के अनुसार वो तैयार की जाएगी, फिर धारा 23 में उसे पुष्ट किया जाएगा।
तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को अन्य विधि के विद्यार्थियों से भी अधिक शेयर करें। धन्यवाद।